हम्म। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि पहला क्वेश्चन जो था वो 10 मार्क्स का था। ठीक है, तो 10 मार्क्स के लिए सबसे पहले बताइए कि पहला जो प्रश्न था, दुख का अधिकार, इस पाठ के लेखक कौन थे? यशपाल। तो जिन बच्चों ने यशपाल लिखा होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, आप लोग खुद से जज कर लीजिए कि किसका एमसीक्यू कितने मार्क्स का है, 10 नंबर में किनको किनको 10 में 10 आया है, ये तो आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, एक मिनट, हाँ, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? बताइए। लेखिका को, हाँ, बर्फ, खाली प्लूम नहीं, बर्फ का एक भारी प्लूम। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? बर्फ का एक, हाँ, भारी प्लूम। ये जिन लोगों ने इस आंसर को लिखे हो उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चितवत शब्द का अर्थ। चितवत, चितवत शब्द का अर्थ क्या है? बताओ। तल्लीन होकर देखना। कुछ बच्चे लिखे हैं चित्त पूर्वक देखना, कुछ लिख रहे हैं आंख बंद करके देखना, कुछ लिख रहे हैं तिरछे निगाहों से देखना। नहीं, चितवत शब्द का अर्थ है तल्लीन होकर देखना। ठीक है, उसके बाद है रहीम ने किस जल को धन्य कहा है? किस जल को धन्य कहा है? पंक जल, यानी कीचड़ का जल। हाँ, कीचड़ का जल, उसको धन्य कहा है। सूतक कितने दिन का होता है? 13 दिन का। आज कुछ बच्चे, अधिकतर बच्चे लिख रहे हैं 10 दिन का। 10 दिन का नहीं होता है सूतक, 13 दिन का होता है। सांप कहाँ विश्राम कर रहा था? सांप गिली मेड़ की तरावट में, है ना। गिली, गिली पूरा मिट्टी एकदम गिली, तो गिली मेड़ की तरावट में। गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष। हाँ, गिल्लू की आंखें कैसी थी? गिल्लू की आंखें कांच के मोतियों जैसी। उसके बाद स्मृति पाठ के लेखक ने कुल कितनी धोतियों को बांधकर कुएं में प्रवेश किया? 5। हाँ। सांप को क्या कहते हैं? सांप को चक्षुश्रवा। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में लिखें। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का समझ गए सब लोग? एमसीक्यू सबको समझ में आ गया कि 10 में 10 किनको किनको आया होगा? क्योंकि अधिकतर बच्चे किसमें गलती किए हैं? सूतक कितने दिन का होता है, इसमें गिलहरियों की जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती है, इसमें स्मृति पाठ के लेखक ने कुल कितनी धोतियों को बांध कर कुएं में प्रवेश किया, इसमें गलती किए हैं। तो इस तरह से 10 में 10 बहुत कम बच्चों को है ना। किसी को 8 है, मैक्सिमम 9 भी गया है, 8 भी गया है, 7 भी गया है। तो इसका मतलब कि आप लोग को जितनी पढ़ाई करनी चाहिए उतनी पढ़ाई आप लोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ढंग से। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में लिखें। एक या दो पंक्तियों में का तात्पर्य है कि एक में लिखिएगा, एक में आंसर बहुत सटीक अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है, हमको 2 पंक्ति लिखने की आवश्यकता है, 2.5 पंक्ति लिखने की आवश्यकता है, तो ये ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे पूरी कहानी लिख दिए हैं, 8 पंक्ति भी लिख दिए हैं, 7 पंक्ति भी लिख दिए हैं, 10 पंक्ति भी लिख दिए हैं। इसका मतलब कि वेस्टेज ऑफ टाइम। अभी तो मान लीजिए 40 मार्क्स का था क्वेश्चन पेपर, तो आप लोगों ने आराम से कोई 5 पंक्ति 6 पंक्ति, लेकिन जब 80 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स में ही आपको कंप्लीट करना होगा, उस समय आप क्या करेंगे? इतनी कहानी लिखने लगेंगे 2 नंबर के लिए, तो फिर तो आपका बाकी प्रश्न छूट जाएगा। इसलिए 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए, 1 या 2 पंक्तियों में जो उत्तर लिखना है कि लड़के के मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। इसका टू द पॉइंट आंसर आपको लिखना है 1 या 2 पंक्तियों में। तो सिंपल आंसर पहले आप लोग सीखिए कि कैसे लिखना होता है, और मैंने आप लोगों को लिखाया भी था, लिखाया था या नहीं?
बताओ। सारा प्रश्न मैंने सब प्रश्न लिखवा दिया था ना। उसके बाद फिर इतनी बड़ी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी बड़ी कहानी सब लिखे हैं, किसी कोई जरूरी नहीं थी। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने इसलिए चल पड़ी क्योंकि उसके पोते और पोती भूख से बेहाल थे और उसकी बहू बुखार में पूरी तरह से पड़ी हुई थी। बहू को सिंपल वे में बहू को बुखार था और पोते पोती जो बुढ़िया के थे वो भूख से बेहाल थे और घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था और इसीलिए बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए बाजार जाना पड़ा। आई बात समझ में? सिंपल कारण दो ही था ना, एक तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी और जब बेटे की मृत्यु हो गई और दूसरे दिन ही उसको खरबूजे बेचने के लिए बाहर जाना पड़ा। तो दो कारण मुख्य थे। पहला कारण कि उसके पोते पोती भूख से परेशान थे, बेहाल थे और उसकी बहू बुखार में तप रही थी। सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, इसीलिए बुढ़िया लाचार हो गई थी, बेबस हो गई थी और उसे खरबूजे बेचने बाजार जाना पड़ा। समझ में आया सबको? हाँ या ना? शॉर्ट रूप में आंसर लिखना सीखो, टू द पॉइंट, 2 पंक्ति में 2.5 पंक्ति में आपका आंसर कंप्लीट। क्योंकि देखो जितना बड़ा तुम लोग आंसर लिखोगे उतनी ही अशुद्धियां होंगी। अशुद्धियों को, गलतियों को कम करने का सबसे आसान तरीका है टू द पॉइंट आंसर लिखिए, 2 पंक्ति में, 2.5 पंक्ति में। क्योंकि आप 8 पंक्ति लिखेंगे तो भी 2 मार्क्स मिलेगा और 2 पंक्ति में और 2.5 पंक्ति में आंसर समाप्त करेंगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो बेकार में लिख कर क्या फायदा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो किसी व्यक्ति की, हाँ बोलो, उसके, हाँ हाँ हाँ, समाज में उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी हैसियत, उसके समाज में उसकी क्या आर्थिक स्थिति है। हाँ, वही आर्थिक स्थिति का मतलब यही हो गया कि उसकी समाज में क्या स्थिति है। तो किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उस व्यक्ति की हैसियत और समाज में उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? सिंपल इसका जवाब, मृत्यु हुई, 4 घायल, है ना? 4 घायल हुए। तो सिंपल 2 नंबर का, एक की मृत्यु हुई उस पे 1 नंबर और 4 घायल हुए उस पे 1 नंबर, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि रैदास के अनुसार प्रभु ने किन लोगों का उद्धार किया? यहाँ पर उन लोगों का नाम लिखना था, लेकिन इसमें अधिकतर बच्चे मुझे ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में लग गए थे कि मैडम को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। बस लिखना शुरू किए, गरीब लोगों का उद्धार किए, अछूतों का उद्धार किए, जो बहुत दलित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनका उद्धार किए। अरे बच्चों, ये नहीं लिखना था। कवि रैदास के अनुसार प्रभु ने किन लोगों का उद्धार किया है? किन लोगों, यानी जो कवि थे ना। हम्म, नामदेव, सधना, सधना, सैनु, त्रिलोचन, कबीर, नामदेव, ये 5 लोगों का। हाँ, कवि रैदास के अनुसार प्रभु ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु, इन्हीं लोगों का उद्धार किया। तो जिन बच्चों ने, बहुत कम बच्चों ने ये पूरा आंसर लिखा है, तो मैंने इस बार तो मार्क्स दे दिया है सबको। जो लोग ये भी लिखे हैं कि बहुत दलितों को या बहुत गरीबों को या अछूत जाति के लोगों का उद्धार किया, मैंने इसको मार्क्स दे दिया है। लेकिन टू द पॉइंट आंसर अगर आप इसके बाद नहीं लिखते हैं फाइनल एग्जाम में, या अभी जो फिर संडे को जो टेस्ट अब नेक्स्ट वीक से होगा कि उसके बाद वीक से, आई डोंट नो, वो तो मैसेज आप लोगों को मिल जाएगा। तो टू द पॉइंट आंसर तुम वो नहीं लिखोगे तो मैंने पूरा 0 दे दूंगी, पहले से मैं बता दे रही हूँ। ये नाम लिखना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? तो प्रेम का धागा टूटने पर, हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, प्रेम का धागा पहले की भांति इसलिए नहीं हो पाता कि एक बार जब धागा टूट जाता है तो फिर दोबारा उसको उसको जोड़ने से उसमें गांठ पड़ जाती है। तो यहाँ कवि रहीम का कहना है
कि ठीक उसी तरह यदि हमारा प्रेम का धागा यानी प्रेम रूपी संबंध, यहाँ पर धागा से किसका मतलब है? संबंध। यदि हमारा किसी के साथ प्रेम रूपी संबंध टूट जाता है तो वो फिर दोबारा नहीं जुड़ पाता, और यदि जुड़ भी जाता है तो धागे की तरह उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी पहले जैसा हमारा मधुर संबंध नहीं रह जाता। ठीक है। उसके बाद लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू तब तक उनके पैर से लेकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर पर्दे से लेखिका के सिर से होते हुए उनके पैरों तक आता था, और यह क्रिया यानी यह क्रियाकलाप वह तब तक करता रहता जब तक कि लेखिका उसे उठकर गोद में उठा नहीं लेती। है ना, कहानी समझ याद है ना? हाँ बोलो। लेखिका गिल्लू का ध्यान, हाँ, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर से सिर पर चढ़ जाता, सिर से फिर पर्दे पर चढ़ जाता, और यह उछल कूद का काम वो तब तक करता रहता जब तक लेखिका उसे उठकर गोद में उठा नहीं लेती। स्मृति पाठ में मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? बच्चे जो थे वो मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले जो बच्चों की टोली थी, एक दिन अचानक उन लोगों ने कुएं में ढेला फेंका, जिस समय उन्हें जानकारी नहीं थी कि कुएं में एक सांप गिरा हुआ है। लेकिन जैसे ही बच्चों ने ढेला फेंका, सांप की फुफकार सुनाई पड़ी। उसके बाद बच्चों को मजा आने लगा, और इसीलिए जब भी वो बच्चों की टोली स्कूल जाती तो उस कुएं में जानबूझकर ढेला फेंकती ताकि सांप की फुफकार की आवाज सुन सकें। बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, है ना? यही परिभाषा है ना। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहते हैं। उदाहरण सहित लिखना है, तो उदाहरण में कुछ भी लिख दो, आम, इमली, विद्यालय, किताब, कुछ भी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग लिखें। मूल शब्द और उपसर्ग। बेहोश, बे उपसर्ग हो गया और होश मूल शब्द। सहोदर, सहोदर, सह जोड़ जोड़ उदर, सह सह जोड़ उदर। ठीक है। जो बच्चे लिखे होंगे फुल मार्क्स उनको मिला होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखना था। प्रोत्साहित का विलोम है हतोत्साहित, और उष्णता का शीतलता भी, कुछ लोग शीतलता लिखे हैं, कुछ लोग शीत भी लिखे हैं। एक मिनट बच्चों, ये स्कूल का वाईफाई से नहीं हो रहा है, हम अपना पर्सनल लेट किए हैं। वाईफाई से पता नहीं क्यों नहीं हुआ। एक मिनट बच्चों रुको। हाँ इसके बाद उस समय कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो फिर करवा लें। हाँ तो बच्चों, उष्णता का शीत, शीत कहिए या फिर शीतलता कहिए, जो भी। ठीक है, इसमें भी मार्क्स मैंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव जो था वो कितने मार्क्स का था बताओ? 5 मार्क्स का। 2 ही क्वेश्चन था। इसमें एक मैंने पत्र दे दिया था, पत्र दिया था ना, बड़े भाई की ओर से छोटे भाई को पत्र। इसमें बच्चों तुम लोगों ने पत्र तो बढ़िया लिखा है, लेकिन फॉर्मेट अभी भी, मैंने फॉर्मेट भी तुम लोगों को लेकर भेज दिया था, देखा था तुम लोगों ने ग्रुप में, मैंने फॉर्मेट डाल दिया था कैसे लिखा जाता है। हाँ, तो वो तुम लोग को देखना चाहिए था कि ग्रुप पे कैसे फॉर्मेट। तो कुछ बच्चे फॉर्मेट को फॉलो किए हैं, कुछ क्या अधिकतर बच्चे फॉलो किए हैं, लेकिन वर्तनी की जो अशुद्धियां हैं, स्पेलिंग मिस्टेक तुम लोग बहुत किए हो, क दीर्घिकार की और क हर्षिकार के, ये दोनों में। अब इसमें क्या है कि पत्र क्या था? बड़े भाई की ओर से छोटे भाई को पत्र लिखना है, पशु पक्षियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करने के लिए, यही पत्र था ना? हाँ बोलो। हाँ, तो बड़े भाई का, तो सबसे ऊपर में मैंने बताया था कि परीक्षा भवन लिखना है, परीक्षा भवन के बाद दिनांक लिखना है। ठीक है, परीक्षा भवन उसके बाद दिनांक,
और फिर दिनांक के बाद लिखना था। जैसे बड़ा भाई लिख रहा है तो छोटे भाई को प्रिय भाई या उसका जो भी नाम वो लिखने के बाद, जैसे मान लीजिए प्रिय मोनू अल्पविराम, उसके बाद शुभ प्यार या शुभ आशीर्वाद, ये भी जरूर लिखना था, लेकिन कुछ बच्चे लिखे ही नहीं हैं, सिर्फ नाम लिख दिए और उसके बाद अल्पविराम, उसके बाद शुरू हो गया पत्र लिखना। नहीं, जैसे प्रिय भाई या प्रिय सोनू अल्पविराम शुभ प्यार शुभ आशीर्वाद, उसके बाद पूर्ण विराम, और तब लिखना था फिर मैं यहाँ ठीक रहते हुए, मैं कुशल पूर्वक रहते हुए तुम्हारी कुशलता की ईश्वर से कामना करता हूँ। कल ही माता जी का पत्र आया जिसमें पता चला कि तुम पढ़ाई पर तो ध्यान कम ही दे रहे हो, साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चों की संगति में आ गए हो जिनसे तुम हमेशा, जिनकी संगति में रहकर तुम अच्छी चीजें नहीं सीख रहे हो, गलत राह पर जा रहे हो, और उसमें एक स्वभाव के प्रति में भी तुम्हारे बहुत परिवर्तन आया है। और वह परिवर्तन यह है कि तुम जीव जंतुओं के प्रति तुम्हारा रवैया या तुम्हारा व्यवहार जो है वो क्रूरतापूर्ण है। प्यार का संबंध तुम जीव जंतुओं के साथ नहीं रखते हो, प्यार की भावना उनके प्रति नहीं रखते हो, यह देखने में आया है। अब कल ही की बात है कि तुमने एक कुत्ते के बच्चे को गोद में उठाया और उसे जोर से पटक दिया। ये देखिए, पत्र जो है वो थोड़ा आपको ऐसा होना चाहिए कि लगे कि आप वास्तव में बड़ी बहन या बड़े भाई हैं और छोटे भाई या छोटी बहन को समझा रहे हैं। बात आ रही है समझ में? पत्र इस तरह से लिखना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, जो मेरा दीदी है, मेरा भैया जो है वो मुझे समझा रहा है। तो पशु पक्षी हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि अब कुत्ता जो कि कहा जाता है कि सभी जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा स्वामी भक्त होता है, और तुम उसके बच्चे को प्यार करने की बजाय, खाना देने की बजाय उसे तुम उठा कर पटक देते हो, यह कहाँ की इंसाफी है, यह कहाँ की इंसानियत है। तो देखो भाई, फिर पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में देखो भाई, ये कुत्ता जो है हमारे घर की रखवाली करता है ना, हमारे घर की सुरक्षा करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ये बहुत वफादार होता है, स्वामी भक्त होता है। इसे समय समय पर हमें भोजन देना चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए, इसका टीकाकरण करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए और मनुष्य के लिए, मानवता के लिए बहुत लाभदायक है। और इसी तरह बहुत सारे पक्षी भी हैं, है ना, उनके दाने के लिए व्यवस्था करना चाहिए, पानी के लिए व्यवस्था उनकी करनी चाहिए। और इसी तरह आसपास हमारे समाज में जो भी जानवर या जो भी पशु दिखाई पड़ता है उसको आहत नहीं करना चाहिए, घायल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम मनुष्य को जीने का हक है, इनको भी जीने का, समाज में जीने का हक है। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे और फिर भविष्य में कभी शिकायत का मौका नहीं दोगे। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो, माँ और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है। इस तरह से अंत में तुम्हारा भैया। बात समझ में आई? हाँ, सबको समझ में आ रही है बात मेरी? तो इस तरह से पत्र जो है ये आपका एक बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई को आप किस तरह से, या छोटी बहन को, जैसे मान लीजिए कहीं से आपको पता चला है कि उद्दंडपूर्ण व्यवहार है, उद्दंडतापूर्ण व्यवहार है, तो आप उनको समझाते हुए ये लिख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्मृति पाठ का, इसमें बहुत बच्चे गलत आंसर ही लिखे हैं, बिल्कुल गलत आंसर लिखे हैं। स्मृति पाठ में लेखक ने क्या काम किया जिससे वह भारी मुसीबत में फंस गया? यहाँ प्रश्न है कि स्मृति पाठ में लेखक ने क्या काम किया। तो अधिकतर बच्चे क्या लिख दिए हैं कि छोटे भाई को लेकर वो गया डाकखाने में पत्र डालने, और 5 धोती को लेकर वो कुएं में गया डंडा लेकर, उसके बाद किस तरह से डंडा चलाया। नहीं, ये सब कुछ नहीं लिखना था। सिंपल लिखना था कि लेखक के बड़े भाई साहब ने पत्र लिखा और पत्र को दिया कि डाकखाने में जाकर इसको मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ, क्योंकि बहुत आवश्यक पत्र था। लेखक अपने छोटे भाई को लेकर डाकखाने की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही कुएं के पास पहुंचते हैं, अपनी आदत के अनुसार प्रतिदिन विद्यालय आते जाते, स्कूल आते जाते, उन लोगों की आदत क्या थी? कुएं में जाकर
ढेला फेंकना और सांप की फुफकार को सुनना और खुश होना। अपनी इसी आदत के अनुसार लेखक चिट्ठियों को, जब उनके बड़े भाई साहब ने उन्हें चिट्ठियां दी डालने के लिए डाकखाने में, तो उन चिट्ठियों को उन्होंने क्या किया, अपने सिर में टोपी के अंदर डालकर टोपी पहन लिया। और आदत के अनुसार वो प्रतिदिन जैसे कुएं के पास पहुंचते थे, सिर के ऊपर से टोपी उतारते थे, एक हाथ से दूसरे हाथ से उसमें ढेला फेंकते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेखक जैसे ही कुएं के पास पहुंचे, आदत के अनुसार टोपी, एक हाथ से टोपी उतारे, दूसरे हाथ से ढेला। लेकिन वो इस बात को भूल गए थे कि उसी टोपी में वो अपने भाई द्वारा दी हुई चिट्ठियों को रखे हैं, और वो चिट्ठियां चक्कर खाते हुए कुएं में गिर पड़ी। और कुएं में गिरते देखकर लेखक को ऐसा लगा कि मानो उनके शरीर से प्राण ही निकल गई हो, है ना। और वो चिट्ठियां कुएं में चक्कर खाते हुए नीचे जा गिरी। और यही बहुत बड़ी मुसीबत, लेखक इसी मुसीबत में फंस गए, क्योंकि चिट्ठियां कुएं में जा चुकी थी। अब भाई साहब को क्या जवाब देते, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तब उन्होंने निर्णय लिया कि किसी तरह कुएं में घुसकर वो चिट्ठियों को निकालेंगे। बात आ रही समझ में। लेकिन अधिकतर बच्चों ने क्या लिखा है, ऊट पटांग आंसर लिखा है। पूरी कहानी लिख दिए हैं बच्चे कि किस तरह से वो कुएं में प्रवेश करते हैं, किस तरह से धोतियों की व्यवस्था करते हैं, 5 धोतियों का रस्सी बनाते हैं, कुएं में प्रवेश करते हैं, मिट्टी, कुएं की कच्ची मिट्टी, पैर से मिट्टी गिराते हैं। ये सब नहीं लिखना था बच्चों। प्रश्न है कि स्मृति पाठ में लेखक ने क्या काम किया, यानी उस काम को वर्णन करना है जिससे वो भारी मुसीबत में पहुंच गए। और वो काम क्या था, वो चिट्ठियां जो उन्हें भाई साहब ने दिया था छोड़ने के लिए मक्खनपुर डाकखाने में, उस चिट्ठियों को उन्होंने टोपी में रख लिया, और आदत के अनुसार एक हाथ से टोपी उतारे, दूसरे हाथ से ढेला। और वो इस बात को भूल गए थे कि उस टोपी में ही उन्होंने चिट्ठियों को रखा था, ठीक है। लेकिन आदत के अनुसार क्या हुआ कि वो कुएं में गिर गई, और फिर वो भारी मुसीबत में फंस गए। सिंपल यही वर्णन करना था। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को बिना सोचे समझे कुछ भी लिखे हैं। मैं 1 नंबर वगैरह दे दी हूँ, लेकिन जो बच्चे टू द पॉइंट लिखे उनको मार्क्स मैंने 4 दिया है। लेकिन अधिकतर बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन समझना आप लोगों को पड़ेगा। क्वेश्चन बिना समझे अगर आप लोगों को लगता है कि हम आंसर कर लेंगे और ऊट पटांग आंसर कर लेंगे, और इसका भी कारण है, आपस में चीटिंग बहुत हुई है। ये मैंने देखा है, और मैंने ही नहीं, सारे सब्जेक्ट के टीचर देखे हैं कि चीटिंग विद्या में आप लोग ज़्यादा मास्टर हैं। लेकिन बच्चों याद रखो, अभी जो भी क्लासेज आप लोग के संडे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, जितना भी चीटिंग कर लो, लेकिन चीटिंग करके भी तुम लोगों को 40 में 35 नंबर भी नहीं आ पाया है, और ये आप लोग का डबल मार्क्स हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को 30 आया है तो 80 में उसको कितना हुआ, 60। 25 आया है तो 50। इसलिए मार्क्स चीटिंग करके, अगर तुम लोग को लगता है कि हम लोग चीटिंग करके बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे और आगे भी आते रहेंगे, तो ये संभव नहीं है। चीटिंग पे थोड़ा विश्वास करना छोड़ें और आप लोग खुद से पढ़ना शुरू करें। खुद से पढ़िएगा, ज़्यादा फायदेमंद रहिएगा। चीटिंग करके आज तक किसी को भी बहुत अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाया है। आप लोग इस चीज़ को देखिएगा। कॉपी तो चेक हो गई है, सारे सब्जेक्ट टीचर्स के पास कॉपियाँ चली जाएंगी। उसके बाद आप लोग अपना देखिएगा, सोचिएगा कि चीटिंग करके क्या आप लोगों ने पाया और क्या खोया। ओके, ठीक है। मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है सबको? हाँ बोलो। हाँ, अभी कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? 41 है ना? देखकर कोई बताओ। हाँ, कितने हैं? अच्छा, उसमें अभी ऐड हुए थे 41 और 32 हो गए। यही स्थिति रहेगी तो ये भी नहीं मिल रहा है ना, तुम लोग को अटेंडेंस में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग सारा रिपोर्ट भेज देते हैं कितने बच्चे, और सारा वो स्क्रीनशॉट भी आता ही है। चलिए, दूसरी बात, अब हम लोग लगभग हिंदी का तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना। गद्य खंड में दुख का अधिकार हो चुका है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि, धर्म की आड़ भी हो चुका है ना। हाँ, धर्म की आड़ नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, ये सेकंड टर्म का है। अच्छा, हाँ, कौन पाठ? नहीं, धूल नहीं पढ़ना है बच्चों। नई किताब जो आई है उसमें धूल नहीं है, और धूल पाठ पढ़ना भी नहीं है।
धर्म की आड़ पाठ को मैं कल से शुरू करूंगी, ठीक है। अच्छा, पद्य में अब बारी आती है। पद्य में रैदास का हो चुका है, रहीम के दोहे हो चुका है ना। एक फूल की चाह भी हो चुका है। बस इतना ही ना पढ़ना था, 3 चैप्टर। सिलेबस देखे हो ना, सिलेबस सबके पास है ना। सिलेबस में सिर्फ यही 3 चैप्टर हैं। अब कैसे छूटे राम नाम, यानी रैदास के पद, रहीम के दोहे और एक फूल की चाह, तो ये भी आपका खत्म हो गया है। सिर्फ गद्य में एक पाठ है, धर्म की आड़। उसके बाद संचयन में कौन चैप्टर बाकी है? 2 पाठ उसका हो चुका है ना। गिल्लू हो चुका है, हामिद खां हो चुका है, उसमें एक चैप्टर और बाकी है, दिए जल उठे। सिलेबस देख के बताओ। दिए जल उठे। चलिए, तो ये 2 पाठ मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी, इसी बीच में हो जाएगा। और आप लोग थोड़ा मेहनत करना सीखिए, ठीक है। और अब हम लोग थोड़ा करेंगे ये सिलेबस की जो बात हो रही है, बता देती हूँ आप लोग का। ग्रामर सेक्शन में, ग्रामर में आप लोग का हमेशा रहेगा शब्द और पद 2 अंक का, अनुस्वार और अनुनासिक 1 अंक का, उपसर्ग और प्रत्यय 2 अंक का, शब्द विचार जिसमें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ठीक है। ये आपके सिलेबस, ये फाइनल में भी यही रहेंगे। उसके बाद लेखन खंड, राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में आपका सबसे पहले अनुच्छेद लेखन है, अनुच्छेद के बाद पत्र है। अच्छा, अनुच्छेद में आप लोगों को मैं बता दूं, इसके बाद जब आपका कोई टेस्ट होगा, अभी जैसे मान लीजिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन देना होता है हमको, जो संडे का टेस्ट होता है उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना। हाँ, यस और नो। हाँ, तो उसमें अब मैं कोशिश करूंगी कि एक अनुच्छेद ही दूंगी तुम लोगों को लिखने के लिए। और अनुच्छेद के बारे में पता है, मैंने लिखवा भी दिया था। अनुच्छेद के बारे में नियम मैंने लिखवाया था ना, कि अनुच्छेद में क्या क्या होना चाहिए। जो भी मैंने लिखवाया उसको तुम लोग फिर से रिवीजन करोगे कि अनुच्छेद के लिए आवश्यक कौन कौन से तत्व होने चाहिए। सबसे पहले तो अनुच्छेद में पैराग्राफ परिवर्तित नहीं होता है। जो भी संकेत बिंदु दिया रहता है उसी को आधार बना के एक ही कंटिन्यूएशन में लिखना होता है। उसको, उसमें कभी भी पैराग्राफ परिवर्तित नहीं होता है अनुच्छेद लेखन में। 80 से 100 शब्द, उसमें ज़्यादा शब्द लिखने पर मार्क्स कटता है, इसलिए उसको ध्यान रखना होगा। पत्र, फिर संदेश लेखन। संदेश लेखन से रिलेटेड मैं वीडियो आप लोग को आज भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि संदेश कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर संवाद लेखन, किसी एक स्थिति पर संवाद लेखन। नारा लेखन हो ही गया है आप लोगों का। तो अभी राइटिंग सेक्शन भी हम लोग करवाएंगे आप लोगों को दिया जाएगा, उसको आप लोग करेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है? अब आप लोग कल की तैयारी करेंगे। धर्म की आड़ जो पाठ है, इसको आप लोग, इसका सबसे पहले शब्दार्थ याद करके रखेंगे, ठीक है। कल मैं पहले शब्दार्थ पूछूंगी, उसके बाद शब्दार्थ के बाद फिर क्या करेंगे, इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। चैप्टर को पढ़ के जितनी कठिन वर्तनी है इस पाठ में, धर्म की आड़ जो पाठ है, इसमें जो भी कठिन वर्तनी है उसको आपको अंडरलाइन करके रखना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ रही है? हेलो।